दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। यूजीसी नेट का हमारा जो 7th यूनिट है, 7th यूनिट बैंकिंग एंड इंडियन फाइनेंस सिस्टम के नाम से, उसके अंदर आरबीआई का टॉपिक हमारा चल रहा है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आरबीआई की हिस्ट्री कुछ बताई थी कि आरबीआई कैसे एस्टेब्लिश हुआ। 1934 के अंदर एक्ट बना, 35 के अंदर वर्किंग मतलब फोर्स में आ गया वो, और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश से वो बना था और 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हो गया। अब ये चीज़ें तो हमने समझ ली और उसकी कुछ सब्सिडरीज के बारे में बताया था मैंने आपको, और बोर्ड ऑफ मेंबर थे कितने, 21 मेंबर होते हैं, वो सारा का सारा क्लैरिफाई किया था। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि भी आरबीआई का मेन काम क्या होता है। मतलब आरबीआई सेंट्रल बैंक है तो कैसे है, क्या करता है वो। मतलब बार बार ये कहा जाता है कि भी आरबीआई ने ये गाइडलाइन दी, आरबीआई ने आज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। क्या है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्यों बढ़ाया जाता है, क्यों कम किया जाता है, और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। क्या हमें भी इंटरेस्ट रेट के कम ज़्यादा होने से प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तो थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझिए। देखिएगा कि नेट के अंदर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन रटे रटाए नहीं आते आपके, उसके अंदर कंसेप्चुअल आते हैं। पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट आती है, उससे रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन बताए जाते हैं, उसमें से एक सॉल्यूशन को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। हाँ ये चीज़ है। तो अगर आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, बनाई क्यों जाती है, उसका इफेक्ट क्या रहता है, कम करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तभी एक बार आप कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी के जो जो टूल्स होते हैं वो बताऊंगी मैं आपको। देखिएगा ध्यान से। मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं मनी कंट्रोलिंग की, तो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों का ही पूरा पूरा रोल रहता है। गवर्नमेंट क्या बनाती है? कंट्रोलिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हर चीज के लिए फिस्कल पॉलिसी बनाती है, फिस्कल पॉलिसी। और आरबीआई क्या बनाता है? आरबीआई बनाता है जी मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति। और फिस्कल पॉलिसी को बोला जाता है राजकोषीय नीति। अगर मैं बात करूं 2018 जुलाई के एग्जाम की, तो सिंपल एक क्वेश्चन आया हुआ था इसमें से, बिल्कुल सिंपल, कि आरबीआई कौन सी पॉलिसी बनाती है? मौद्रिक पॉलिसी, जिसमें ये आया हुआ था ऑप्शन के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी या कोई और पॉलिसी। तो उसके अंदर हमने जो ऑप्शन देना था वो ये बनाना था कि भी मॉनेटरी पॉलिसी है वो बनाती है आरबीआई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो हमें इस चीज के लिए ये ध्यान होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी बनाएगी हमेशा ही, और जो आरबीआई है वो हमेशा ही मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या है, वो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो क्वेश्चन टॉपिक चलेगा उसमें है कि टैक्स को कम ज्यादा करती है मनी को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को बढ़ाने या घटाने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रोकने के लिए। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति। यानी कि अगर हम ये मान लें कि मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है, लोगों की मतलब इनकम ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों के पास पूरा पैसा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या होगा? उससे क्या है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन हमेशा से एक ही बात हम कहते हैं जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, डिमांड और सप्लाई वाला जो रूल है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड ही हैं। रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। अगर हम किसी भी चीज़ की, अगर हमारे पास पैसा फालतू आ गया, हमारी इनकम बढ़ गई, तो नेचुरल सी बात है कि हम अच्छी चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा करेंगे। डिमांड हमने ज़्यादा कर दी लेकिन सप्लाई तो लिमिटेड है। सप्लाई लिमिटेड होने से उस चीज़ की कीमत क्या है वो बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ने से दोबारा से मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों की परचेजिंग पावर फिर से कम हो जाएगी। आम जनता है उस सामान को खरीद नहीं पाएगी। एक एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। अगर मैं बात करती हूं एक सिंपल एक एक्टिवा की बात करते हैं हम लोग। एक्टिवा है 50,000 रुपए की, और पूरे मार्केट के अंदर अगर हम ऑल ओवर मार्केट की बात करते हैं तो 1000 पीस हैं इसके टोटल में। अब 50,000 की जो पावर है लोगों की, कम से कम भी 70 या 80 लोगों की परचेजिंग पावर है खरीदने की, उसको
जो एक्टिवा है 50,000 रुपये की। अब एकदम से कीमत मतलब कि लोगों के पास इनकम बढ़ गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, नोटों की इनकम ज़्यादा हो रही है, तो अब जो ये 70 बंदे थे ना, ये बढ़ के 1100 हो गए। 1100 मेंबर खरीदना चाहते हैं एक्टिवा 50,000 वाली, और जबकि उसकी जो एक्चुअल में जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ 1000 ही है। तो अब क्या होगा, कीमत एकदम से एक्टिवा की 50 से हो सकता है 60,000 हो जाएगी, 60,000, 65,000, कितनी भी हो सकती है। तो लोगों की जो पहुंच है फिर से कम हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। कीमत अगर एक लेवल तक बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर मार्केट के अंदर कीमत बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ जाए कि लोग उसको सामान को खरीद ही ना पाए तो क्या होगा। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, कि बहुत बार ये कहा जाता है कि आरबीआई क्या है, आरबीआई तो नोट छापती है, कितने मर्जी नोट छाप ले और अपना महंगाई को कंट्रोल कर लेगी, लोगों के पास पैसा आ जाएगा। वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर इतना आसान होता पैसे को रिलीज करना तो कोई भी कर लेता। अगर मैं बात करती हूँ जिम्बाब्वे की, जिम्बाब्वे देश के अंदर हमारे इंडिया के जो मतलब क्रिकेटर थे, 3 क्रिकेटर गए वहाँ पर, अपना आराम से खेल खूल के आए और जूस की शॉप पर चले गए जूस पीने के लिए। 3 गिलास उन्होंने जूस लिया और आप यकीन नहीं मानेंगे उस जूस के 1 गिलास की कीमत क्या थी। उस जूस के 1 गिलास की कीमत 1.5 लाख रुपया थी। 1.5 लाख रुपए का अगर जूस है तो वो क्या था, उसकी सरकार ने एक यही गलती की थी, मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। लोगों के पास पैसा था, हर कोई खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन हर देश के जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं, वो तो लिमिटेड ही होते हैं। तो क्या हुआ, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग उस मतलब एक जो गिलास है जूस का वो भी 1.5 लाख का मिल रहा है। एक और भी देश है मेरे ख्याल में लग्जमबर्ग है, उसके अंदर अगर हम ब्रेड की कीमत मान कहते हैं कि ब्रेड कितने की हो सकती है, आप सोच नहीं सकते। हमारे यहाँ पे 10 रुपये की जो ब्रेड है, अगर हम जिम्बाब्वे की बात करते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए की ब्रेड की कीमत है एक पैकेट की। आप सोचिए कितने गुना हमारे यहाँ से 1 लाख रुपए की ब्रेड का एक पैकेट आता है। तो यही है कि इसी सबको कंट्रोल करने के लिए कि महंगाई एक सीमा तक रहे, कितनी रहे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो रेट है वो 2% होना चाहिए। यानी मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन का रेट 4 है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6% इन्फ्लेशन बढ़े या कम से कम 2% तक रहे। इससे कम डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि कीमत नहीं कम होनी चाहिए और ना ही 6% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये 2% की लिमिट होती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में। मैंने अभी आपको इन्फ्लेशन का एक एग्जांपल दिया कि भी इतनी ज़्यादा अगर लोगों के पास सप्लाई आ जाएगी, नोटों की गड्डियाँ हर घर में हो जाएंगी तो लोग खरीदने के लिए हर कोई किसी को कुछ नहीं समझेगा। लेकिन इसका एक अपोजिट रूप भी है। अगर मनी को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया जाए, सप्लाई है ही नहीं, मार्केट में पैसा ही नहीं है। जैसे अभी फिलहाल जो कोरोना काल हुआ था, एकदम से मार्केट 1-1.5 महीने के लिए बिल्कुल ठप हो गई थी। उस टाइम में क्या हुआ कि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं थी, लोग सामान खरीद नहीं पा रहे थे, इनकम के सोर्स बिल्कुल बंद हो चुके थे। तो अब ये जो डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन के अंदर कीमतें बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। अगर कीमत डाउन हो जाती है, मान लीजिए एक गाड़ी है 6 लाख रुपए की उसकी कीमत है और वो अच्छे से चल रही है, बिक रही है, सब कुछ है। अगर ये 6 लाख वाली गाड़ी की कीमत अचानक से डिफ्लेशन की वजह से 4 लाख रुपए हो जाती है, जबकि उसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपए, मार्केट के अंदर कोई 4 लाख में भी उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा, उसकी कीमत जो उसको कॉस्ट भी नहीं मिल रही, तो फैक्ट्री क्या होगी, वो बंद हो जाएगी गाड़ियों वाली, कितना वो लॉस बियर करेंगे। मार्केट बंद हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो जाएगा, लेबर नहीं होगी, लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, कीमत कम होने से जो प्रोडक्टिविटी है वो तो बढ़ जाएगी, हमारे देश का विकास कैसे होगा। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी के काफ़ी सारे टूल हैं, उनको यूज़ करके मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। बैंक रेट है, CRR है, SLR है, रेपो रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, वो मैं सब आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। सिर्फ मैं एक बार आपको एक कंसेप्ट बता रही थी कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का कारण क्या है, आरबीआई को मतलब सेंट्रल बैंक कहाँ ही क्यों जाता है, आरबीआई ऐसा क्या काम करता है कि आरबीआई को मतलब कि कंटिन्यू न्यूज़ की बात करें कि आरबीआई जो कंटिन्यू गाइडलाइन देता रहता है, तो वो इसीलिए है कि मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन है या मनी की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सके, ना तो वो इतनी ज़्यादा हो कि लोग पूरा तानाशाह हो जाए, हर कोई अपने जेबों में नोट भर भर के लाए और सामान ना मिले, और ना ही इतनी कीमत कम हो
कि लोगों के पास उतनी कीमत होने के बाद जो बनाने वाले हैं अपना प्रोडक्ट ही बनाना बंद कर दें। ठीक है, बात समझ में आई अब आपको? अब थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी की जो हिस्ट्री है उसको देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं साथ में। देखिएगा ध्यान से, मॉनेटरी पॉलिसी की अगर मैं बात करूं 2016 से पहले, 2016 से पहले क्या हुआ था और अब क्या चल रहा है। 2016 से पहले मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का गवर्नर ही बनाता था। आरबीआई का जो गवर्नर है, आरबीआई का गवर्नर 2016 से पहले आरबीआई का गवर्नर था, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता था हमेशा ही। गवर्नमेंट में कोई भी उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। अगर गवर्नमेंट ये कह दे हाँ जी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर है ना आप इंटरेस्ट रेट है ना कम कर दो, सीआरआर कम कर दो, एसएलआर कम कर दो ताकि लोगों को लोन मिल सके, और आरबीआई का गवर्नर ये देख रहा है कि ऑलरेडी लोगों के पास इतना पैसा गया हुआ है, ऑलरेडी बैंक के पास इतना, बैंकों ने इतना ज़्यादा लोन इशू किया हुआ है, उसकी रिकवरी भी नहीं हो पा रही, उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट प्रेशर डालती है किस चीज़ का, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाए, सीआरआर को कम कर दिया जाए, एसएलआर को कम कर दिया, वो क्या होती है मैं पूरा कंसेप्ट करवाऊंगी आपको, सिर्फ अभी आप एक बार इसको पॉइंट को समझिएगा। तो क्या होगा फिर, गवर्नमेंट अगर ऐसा कह रही है तो आरबीआई के जो गवर्नर है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो लेकिन आरबीआई का जो गवर्नर है इस बात को मना कर सकता है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ। तो अभी जैसे अगर हम बात करते हैं उर्जित पटेल की या रघुराम रंजन की, तो उन्होंने क्या किया था कि जो जनरली जो गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, 4 ईयर का उनका जो कार्यकाल होता है, उन्होंने टाइम से पहले ही रिजाइन दे दिया। क्यों रिजाइन दे दिया? क्योंकि बैंकों की जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में थी, जैसे कि नीरव मोदी है या काफ़ी सारे जो लोन लेकर चले गए और उन्होंने लोन को रीपे नहीं किया, तो एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि हम अभी मार्केट के अंदर और ज़्यादा सप्लाई करें, तो उन्होंने इसको प्रेशर में आके रिजाइन भी दे दिया। तो क्या हुआ जी, थोड़ी सी अमेंडमेंट आई 2016 के अंदर। 2016 के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई, कमेटी बनाई गई एक 2016 के अंदर, अक्टूबर 2016 में, जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 6 मेंबर होंगे, 6 मेंबर होंगे। 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होंगे और 3 मेंबर आरबीआई के होंगे। आरबीआई का गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर या उनके 2 मेंबर और भी हो सकते हैं। तो ये 3 मेंबर गवर्नमेंट के और 3 मेंबर आरबीआई के, ये तीनों मतलब 6 के 6 मिलकर डिसाइड करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट या सीआरआर, एसएलआर जो भी परसेंटेज है वो क्या रहेगी। उसके बाद ही पूरा का पूरा ये सारा चेंज हुआ, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मॉनेटरी एमपीसी क्या है, एमपीसी की फुल फॉर्म है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये आपने ध्यान रखना है। मॉनेटरी और कब बनी थी? 2016 के अंदर। उनके चेयरपर्सन कौन थे? उर्जित पटेल जी थे। और सेक्शन कौन सा था? ये था जी 1934 एक्ट, जो आरबीआई का एक्ट है उसका सेक्शन 45 ZP। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, ये इसका सेक्शन था और ये इनके मेंबर थे जिन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना स्टार्ट किया 2016 के बाद। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी हर महीने बनती है, क्या 6 महीने में एक बार बनती है, क्या 4 महीने में? जनरली ये बाई मंथली होती है। बाई मंथली का मतलब क्या हो गया कि 2 महीने में एक बार, यानी कि साल में 6 बार मैक्सिमम बन सकती है, 6 बार। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई, मान लो कि इनको मीटिंग में किसी मेंबर को की कंसेंट नहीं मिल पा रही है या वो टाइम नहीं दे पा रहे, तो क्या करें? तो पिछली को भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो कम से कम उसके बाद भी 4 बार मिनिमम हो गया कि 4 बार तो मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी ही बनेगी। 6 बार हो गया जी मैक्सिमम, 6 बार मैक्सिमम और 4 बार मिनिमम पॉलिसी बनेगी।
बाइलिंगुअल बोला जाता है, जैसे कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, तो अप्रैल मई हो गया, फिर जून जुलाई, जुलाई के बाद फिर अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी, और फिर फरवरी मार्च, ऐसे बनता है इसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है। वैसे एक और क्वेश्चन भी था कि आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब का होता है। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से नहीं होता। आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। क्यों? क्योंकि बैंकों का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो जनरली सभी बैंक का फाइनेंशियल ईयर है, अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो सबका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो उस दौरान में आरबीआई जो है वो सभी बैंकों से रिपोर्ट लेता है कि भी हर बैंक की अलग अलग रिपोर्ट आएगी, क्योंकि क्या पोजीशन है उसको एनालाइज किया जाता है। तो एनालाइज करने के बाद बैंक अपना कार्रवाई स्टार्ट करता है आरबीआई, तो इसलिए उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। 3 महीने उसको रिपोर्ट को एनालाइज करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, ये सब इसके पॉइंट्स हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो क्वेश्चन बनते हैं वही मैं बता रही हूँ एक बार। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है? आरबीआई बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनी थी? 2016 में बनी थी। चेयरपर्सन कौन थे? उर्जित पटेल थे। अच्छा, ये साल में मतलब कि साल में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार बनाई जा सकती है? तो साल में 6 बार बनाई जाती है। कम से कम कितनी बार बनाई जा सकती है? अगर मान लो किसी कारण से टाइम नहीं मिलता तो 4 बार मिनिमम तो इसको बनाना ही पड़ेगा। बोर्ड में मेंबर कितने होते हैं? बोर्ड में मेंबर 6 होते हैं। 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं। आज के टाइम में जो गवर्नर हैं वो कौन है जी? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी के। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया क्यों जाता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कि मार्केट के अंदर जो मनी की सप्लाई है, लोगों की परचेजिंग पावर मतलब कि लिमिट में रहे। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और ये भी नहीं कि बिल्कुल ही डाउन हो जाए, लोग कुछ खरीद ही ना पाए। तो इसीलिए अभी जैसे कोरोना काल की अगर बात करें तो जैसे मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई थी, हमारी जीडीपी माइनस में चली गई थी, तो उस टाइम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है काफ़ी डाउन कर दिए गए। सीआरआर भी अब 3% के करीब चल रही है, एसएलआर है लगभग 18% के करीब है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए। हाउस लोन के रेट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। वो सब इसीलिए क्योंकि लोगों के पास अब पैसा ही नहीं है, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गई, तो उस सप्लाई को बढ़ाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज किया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम किए गए ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकें। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको पॉइंट बताऊंगी कि कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं, और उसके जो टूल के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरी की पूरी अगली वीडियो में होगी, कौन कौन से क्या है। सिर्फ अभी एक बार ब्रीफ में बताऊंगी कि कौन कौन सा क्या सिस्टम होता है। 2 टाइप से मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं जिससे आरबीआई कंट्रोल करता है कि मनी सप्लाई को, एक होती है जी हमारी क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड बोले जाते हैं इसको, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी बोला जाता है, टेक्निक। और एक होता है जी क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्यों? जैसे कि क्वांटिटेटिव के अंदर एसएलआर है, सीआरआर है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिजर्व रेपो रेट है, ये सब आते हैं। और जो क्वांटिटेटिव है उसके अंदर जैसे कि बैंक कुछ मतलब कि कुछ ऐसी टेक्निक अपना ले, बैंकिंग पॉलिसी को चेंज कर दे, कुछ क्रेडिट पॉलिसी को, क्रेडिट क्रिएशन को कम कर दे, इस तरह की जो पॉलिसीज आती हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं? क्वालिटेटिव में आती है। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको सारा का सारा टेक्निक्स बताऊंगी कि क्या टेक्निक है, क्या बैंक रेट होता है, क्या जरूरत है, और एसएलआर और सीआरआर कैसे निकाला जाता है, एनडीटीएल क्या होता है, पूरी की पूरी जो डिटेल है एनडीटीएल के बारे में वो बताऊंगी मैं आपको कि एनडीटीएल क्या होता है और उसी के बेस पे कैसे परसेंटेज निकाली जाती है, क्या ये कैश फॉर्म में होती है, बैंक अपने पास रखता है या आरबीआई को देता है, वो सब कुछ पूरी डिटेल में। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। नेट की जितना भी बैंकिंग का हमारा टॉपिक है, पूरा बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम, वो लगभग हमारे 30 के करीब मतलब कि जो हमारे ये लेक्चर चलेंगे उसके बाद ये हमारा पूरा हो जाएगा।
30 या कोशिश तो यही रहेगी कि 30 तो लेक्चर इसके अंदर होंगे जिसमें कि पूरी की पूरी डिटेल के अंदर आपको पूरा कंसेप्ट, टॉपिक जितना भी है वो सारा का सारा करवाया जाएगा। और पूरा का पूरा जितना भी है सिलेबस आपका लगभग यूनिट वाइज, जो पूरी यूनिट पहले एक यूनिट ख़त्म होगी तभी हम दूसरी यूनिट को स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी जो जितना भी इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है सिर्फ उतना ही कराया जाएगा। ये आलतू फालतू की जो है पॉइंट्स उसको नहीं बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।